ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अप्रोक्सीमेशन मॉडल और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया था। ओके, फिर हमने डिराइव की थी कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ब्रेकडाउन टॉर्क। ओके, this we have seen, we have calculate the ratio of normal torque divided the maximum torque। फिर हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि रेजिस्टेंस के सब्सपेरी के साथ हमने देखा था कि मैक्सिमम टॉर्क वो चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बट द टॉर्क डेवलप्ड एट maximum torque develop at particular slip changes because it depends on the resistance। ये हम देख चुके थे। These were the important points or conclusions we have made from this study। ओके, तो ये हमने देख लिया था। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अवर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये लैब में एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, मैं वहाँ पे आपको थ्योरी बता चुका हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे मैं वापस बताऊंगा आपसे, ठीक है। तो सबसे क्वेश्चन ये आता है कि भाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, तो फिर उसको स्टार्टिंग मेथड्स क्यों चाहिए? जैसे डीसी मोटर के अंदर भी हमें स्टार्टिंग मेथड्स चाहिए थे, तो वही सेम रीजन है, क्योंकि स्टार्टिंग जैसे हम मोटर को स्टार्ट करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, और सेल्फ अपने आप चालू तो हो जाती है, बट स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए जो करंट फ्लो होता है दैट इज अराउंड 7 to 10 times ऑफ फुल लोड करंट, है ना, 7 से 10 गुना फुल लोड करंट होता है। तो वो अपने मोटर के कंपोनेंट्स को, वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। तो वी नीड टू बेसिकली स्टॉप दैट, है ना, रिस्ट्रिक्ट करना करंट को, कितना फ्लो ना करे, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग मेथड्स टू रिड्यूस दैट हाई स्टार्टिंग इनवर्स करंट, वी नीड टू स्टॉप दैट और ब्लॉक दैट एक्स्ट्रा करंट। ओके, तो हमें पता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, है ना। तो जब भी व्हेन ए थ्री फेज सप्लाई इज गिवन द रोटर इमीडिएटली स्टार्ट रोटेटिंग ड्यू टू आरएमएस, ये देख चुके हैं हम। नाउ इंडक्शन मोटर इज आल्सो कॉल्ड एज रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। ये रोटेटिंग ट्रांसफार्मर की है, मतलब इंडक्शन मोटर सेम ट्रांसफार्मर की तरह है जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रोटेटिंग है, इट्स लाइक इंडक्शन मोटर ओनली। So an induction motor with rated supply voltage is like applying a rated voltage across the primary of transformer whose secondary is short circuited। अगर याद है तो हमने दिस इज दी डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये मेरे रोटर है, दिस इज माय रोटर, और ये आपस में शॉर्ट सर्किटेड है। स्क्वायरल केज की बात, मैक्सिमम 90% जो मोटर हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं? स्क्वायरल केज, जिसके हम रोटर पार्ट शॉर्ट सर्किटेड हैं, अगर आपको याद हो तो। ओके, दीज आर शॉर्ट सर्किटेड। तो अब जैसे ही मैं हाई वोल्टेज दूंगा, अगर आपको याद है दिस इज दी अप्लाइड वोल्टेज V1। ओके, सपोज सप्लाई वोल्टेज V1 है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा E1, वो किसमें होगा? स्टेटर के कंडक्टर्स के अंदर। अब ये E1 फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और वो फ्लक्स किसको काटेगी? रोटरी कंडक्टर्स में। तो द ईएमएफ प्रोड्यूसिंग रोटर कंडक्टर्स इज E2, ठीक है। तो अगर रनिंग कंडीशन में, अगर आपको याद होगा कि रनिंग कंडीशन में द वोल्टेज इंड्यूस at rotor conductor is nothing is S times of E2 dash is S times of जो भी है E2 dash। E2 dash is running condition। Okay, what is E2? E2 is the voltage induced at when the rotor was stationary, ठीक है, ये था। तो और स्लिप की जो ऑपरेटिंग रेंज है वो हम जानते हैं 1 to 3% होती है ना। तो अगर E2 वोल्टेज सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और E2 किसके प्रोपोर्शनल है? E2 इज प्रोपोर्शनल टू E1, कि E1 तो जनरेट कर रही है इसको। तो सपोज E1 हमारी यहाँ पे सपोज थ्री फेज सप्लाई है, 440 वोल्ट है ना, और E2 विल बी प्रोपोर्शनल टू 440, तो लगभग 400 वोल्ट के आसपास होगी। कितनी हाई वोल्टेज है रोटर के कंडक्टर्स में, जबकि मुझे रोटर के कंडक्टर्स में करंट और वोल्टेज चाहिए नहीं ज्यादा, क्योंकि मेरे को मैकेनिकल पावर चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं चाहिए। तो जितनी जितनी हो सके उतनी कम वोल्टेज प्रोड्यूस हो ताकि कम करंट हो, बट 400 वोल्ट हो गई। बट एक्चुअल में जब रोटर कंडीशन रनिंग कंडीशन में था तो एस टाइम्स ऑफ E2 होता है। तो सपोज हमारी स्लिप 1% है, तो 1% ऑफ सपोज 400 वोल्ट, एस ऑफ E2 है 400 वोल्ट, विल बी 4 वोल्ट,
यानी कितना करंट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, 4 वोल्ट। जब ये फुल फ्लो में रनिंग कंडीशन हो तभी तो ऐसा P2 होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट जब स्टार्टिंग में, एट स्टार्टिंग हम देख चुके हैं, एट स्टार्टिंग स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, तो स्लिप की वैल्यू 1 होती है, तो E2 डैश की वैल्यू कितनी होगी, 400 वोल्ट। तो स्टार्टिंग के अंदर जो रोटर के कंडक्टर्स में वोल्टेज इंड्यूस होती है वो 400 वोल्ट होती है, और मेरे जो रोटर कंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किटेड है, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, 7 से 10 गुना ज्यादा होगा। इसी को तो हमें रोकना है। तो दिस इज द फिनोमेना एट स्टार्टिंग। बट एक बार मोटर डेवलप करने लग जाएगी, धीरे धीरे स्पीड अटेंड कर ली, ठीक है, स्पीड अटेंड कर ली, उसके बाद में स्लिप की वैल्यू 1% हो जाएगी लगभग, तो तब मेरी वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में तो इंड्यूस करंट फ्लो करने लग गया, तो वी नीड टू स्टॉप दैट। यही मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। ओके, so that high current may damage the motor as well as cause a voltage dip in the supply line where it is connected and affects the other load। मतलब आप कई बार आपके घर में 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो अगर आप उसको ऑन करते हो तो वोल्टेज डिप, जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे वोल्टेज पहुँचनी चाहिए वो वहाँ नहीं पहुँचेगी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। आप ऐसे ही देख सकते हो, गीजर को कई बार ऑन करते हो तो बल्ब एक बार झपकी खाता है, वोल्टेज डिप होती है, कितना हैवी लोड है ना। तो वी नीड टू, अगर ये कई देर तक रह जाए तो फिर ज़्यादा दिक्कत है। तो वी नीड स्टार्टिंग मेथड्स टू start a 3-phase induction motor for this reason only. So starting methodology will be adopted to reduce large starting current. Okay, this is similar to DC motor starting, जैसे DC मोटर में स्टार्टिंग की थी वैसे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमने देखा कि 2 टाइप की मोटर्स हैं यहाँ पे, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हम 90% में यूज करते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जब हमने डीसी मोटर में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऐड किया था और ऐसा कुछ किया था, बट यहाँ पे स्क्वायरल केज में हम रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये मेथोडोलॉजी रेजिस्टेंस वाली यहाँ चलेगी नहीं, स्क्वायरल केज के साथ स्लिप रिंग के साथ चली जाएगी। तो अब एक ही ऑप्शन है कि ये जो सप्लाई वोल्टेज है इसको हम रिड्यूस कर दें स्टार्टिंग में। जैसे हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप पंखे को समझो, पंखा अपना सिंगल फेज है लेकिन आप 3 फेज समझो और उसको विजुलाइज करो कि सपोज ये स्टार्टिंग में इतना करंट लेता नहीं, लेकिन विजुलाइज करो कि करंट ले रहा है। तो आप जैसे ऑन करते हो तो पंखा अपनी स्पीड तुरंत अटेंड नहीं करता, धीरे 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 चलता रहता है। तो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तब उसके अंदर वो क्या करंट बहुत ज्यादा खींचेगा। तो हमें क्या करना है कि जब पंखा चालू करें तो 230 वोल्ट की जगह उसकी क्रॉस वोल्टेज हम कम दें, धीरे धीरे बढ़ाएं, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ताकि उसके तक स्टार्टिंग करंट कम फ्लो करे। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन टेक्निक ऑफ सप्लाई वोल्टेज। क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है दिस प्रीवियस अपने इक्विवेलेंट सर्किट से। I2 is the rotor current divided is induced voltage divided by R2 plus JX2। क्योंकि अगर V1 वोल्टेज अगर आप रिड्यूस करोगे तो इंड्यूस्ड वोल्टेज एट रोटर कंडक्टर वो भी क्या होगी, मेरी कम होगी। वोल्टेज कम दोगे तो इंड्यूस्ड वोल्टेज भी मेरी कम होगी, ठीक है। तो E2, अब ये X I2 करंट इन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। रोटर के रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते स्क्वायरल केज के लिए, स्लिप रिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और X2 क्या है मेरा, इसको भी चेंज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एयर गैप पे डिपेंड कर रहा है। हमारे पास ऑप्शन बचा है E2 का, ये वेरी करते हैं मेजरली। और ये एक सिर्फ चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं किसके अंदर, आपके स्लिप रिंग इंडक्शन में। ओके, so there is only one option left, that is to vary the supply voltage। यही देखना है। और इसके मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं। अब दूसरा हम जस्ट देखो, आपकी टॉर्क इक्वेशन आपको ये हमने डिराइव की थी पिछली क्लास में। जो सप्लाइड वोल्टेज है V1, टॉर्क उसके स्क्वायर में बेसिकली प्रोपोर्शनल है बट स्क्वायर। मतलब अगर मैंने वोल्टेज को रिड्यूस किया तो ये ओवरऑल क्वांटिटी स्क्वायर में रिड्यूस होगी, तो मेरी अप्लाइड टॉर्क वो भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मैंने कहा ना, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। पंखे को देख लो, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लगी होती है उसके अंदर, तो धीरे 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 चलता है, तुरंत स्पीड अटेंड नहीं करता। स्टार्टिंग में टॉर्क धीरे लग रही, तभी तो धीरे धीरे घूम रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग टॉर्क सबसे बड़ी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की पुअर है, लेकिन पंखे में हमें तुरंत तेज चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसी हमारी एप्लीकेशन है नहीं। तो आई विल बी तो इसमें हम क्या करेंगे
कि भाई जहाँ पे स्क्वायरल केज, जहाँ पे भी लो टॉर्क रिक्वायरमेंट है तो वी विल बी टेकिंग, क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही लेते हैं। ये इसकी मैं डिफरेंस बता चुका हूँ पहले। ओके, तो एक रीजन है यहाँ पे कि एज स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी सेंसिटिव, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर टू सप्लाई वोल्टेज वेरिएशंस एंड these motors are always started from a low voltage. So the main disadvantage is they suffer from low starting torque. ओके, ये देख चुके हैं हम। अब स्टार्टर के, मोटर के जो स्टार्टर हम लगा रहे हैं इसके अंदर टू रिड्यूस दी हाई करंट, उसके दो मेन रीजन है। पहला रीजन तो ये है टू रिड्यूस दी हैवी करंट, ओके, टू रिड्यूस दी हैवी करंट। और दूसरा जो रीजन है वो है टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये जो है सेकंड वाला, ये आप अपने को फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पावर सिस्टम एक सब्जेक्ट आएगा आपके, उसके अंदर आप पढ़ोगे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर। पहला मेन रीजन तो ये है, दूसरा ये वाला है। तो टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन बेसिकली क्या है, अगर मोटर पे अगर है ना, तो ओवरलोड एंड अंडरलोड प्रोटेक्शन है। तो इसमें कोई वाली कभी भी सपोज अपना अचानक लोड है उसको कम कर दिया तो मशीन तेजी से रोटेट करने लग जाती है ना, उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है उसे तेज रोटेट करने लग जाए, या फिर कई बार ओवरलोड हो जाए तो उसके अंदर हमारी मशीन कम स्पीड पे रोटेट करने लग जाती है। ऐसा नहीं चाहते हम, चाहते हैं कि मेरी से ओवरलोड करूँ अंडरलोड करूँ, हमेशा मेरी मशीन कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करे। So this type of protection is provided by the starter of three-phase induction motor that you will be studying in your power system course. So हमारा main तो यहाँ पे to reduce the heavy current है। Okay, so these are the methods we have seen in your laboratory. ठीक है, फिर भी हम वापस डिस्कस करेंगे। पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड, ड्यूअल मेथड। दूसरा है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। तीसरा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड, और चौथा है स्टार डेल्टा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यही अभी मैक्सिमम यूज किया जा रहा है, स्क्वायरल केज इंडक्शन। ये चार मेथड तो एम्प्लॉयड है दोनों के लिए, स्क्वायरल केज के लिए और स्लिप रिंग के लिए, बट हम यूज करते हैं स्क्वायरल केज के लिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे स्क्वायरल केज की एप्लीकेशन आ रही है वहाँ पे स्लिप रिंग हम यूज नहीं करते। ठीक है, फिफ्थ मेथड है दैट इज रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। यहाँ पे देखो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग है, यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग है। दिस रोटर रेजिस्टेंस में रोटर के रेजिस्टेंस को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, स्लिप रिंग के अंदर। वहाँ पे हमारे पास एडवांटेज होता है कि हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। So this type of starting method is only for slip ring induction motor. Okay, तो वन बाय वन हम देखते हैं इनको। फर्स्ट, उससे पहले मेथड से पहले कुछ मैं डेरिवेशन छोटी सी है, तो कंपेयर करेंगे इन सारे मेथड्स को, आपस में कंपेयर कैसे करेंगे उस डेरिवेशन से, तो वो ध्यान रखना। दिस वाज दी आवर इक्विवेलेंट सर्किट, अगर आपको याद आ रहा है। बस एक इसके अंदर था हमारे पास शंट ब्रांच थी। ओके, ये शंट ब्रांच अगर आपको याद आ रहा है। Okay, this was our equivalent circuit. यहाँ शंट ब्रांच थी, फिर मैंने इसको पीछे नहीं कर सकता था क्योंकि हैवी करंट बढ़ रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में देखो, आप स्टार्टिंग में क्या होता है, जो अपना स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ज्यादा है, 7 से 10 गुना, और इसके अंदर तो नो लोड करंट जा रहा है, तो 7 से 10 गुना के कंपैरिजन में ये नो लोड कंपोनेंट बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर। सिर्फ स्टार्टिंग की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, रनिंग कंडीशन नहीं बता रहा। ओके, तो स्टार्टिंग का इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं हम, है ना, डोंट कंफ्यूज। तो ये मैं जो शंट पैरामीटर है वो उसको हटा रहा हूँ। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्यों हटाया। ओके, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, अब V1 इज अवर सप्लाइड वोल्टेज, ये मेरे क्या है, रोटर स्टेटर के पैरामीटर्स हैं। दीज आर अवर रोटर पैरामीटर रिफर टू स्टेटर। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। JX2 डैश प्लस R2 डैश, तो ये सीरीज में आ गए, तो इनका जो इम्पिडेंस है दैट इज कॉल्ड ZSC, मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। क्योंकि मैंने कहा स्टार्टिंग के अंदर आपके जो मोटर कैसे बिहेव कर रही है, शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि हैवी करंट फ्लो कर रहा है। मैंने मान लिया कि S = 1 है, आप देख सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें S = 1 पुट करिए यहाँ पे, है ना। 1 जैसे आप पुट करोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। दिस इज अवर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल, सॉरी, है ना, मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कंफ्यूज मत हो जाना। तो स्टार्टिंग में मोटर मेरी शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव कर रही है, S = 1 था, एट स्टार्ट S = 1, है ना, तो स्लिप मेरी 1 है, और एक मैंने स्लिप और ली है SFL,
मतलब फुल लोड स्लिप, SFL को डिनोट किया मैंने फुल लोड स्लिप में। ओके, तो अब फुल लोड स्लिप में मैंने ये किया है, इसका मतलब जब मेरी मोटर यानी अपना पंखा फुल स्पीड में रोटेट करने लग जाए। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसमें शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो करेगा। तो सिंपल है, अप्लाइड वोल्टेज दैट इज रेटेड वोल्टेज वी रेटेड डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस ZSC। ZSC मेरा शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस है, जहां पे मेरी करंट मैक्सिमम होगा। मैं शॉर्ट सर्किट होगा, ये रेजिस्टेंस ये वाला तो कम हो गया, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा दैट इज V अपॉन ZSC। इसको याद रखना, इक्वेशन बी है मेरी, इसको इसी को करेंगे। और यही करंट कितना 7 से 10 गुना फ्लो कर रहा है IFL से। IFL मेरा क्या है, फुल लोड करंट। ओके, फुल लोड करंट मेरा सपोज 1 एम्पियर है, तो वो कर रहा है सपोज 70 एम्पियर, बहुत ज्यादा। ओके, सो दिस वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट। तो ये सारी चीजें मैं लेबोरेटरी में बता चुका हूँ, फिर भी अपनी थ्योरी क्लास है, चलो ठीक है। अब दूसरा हमने देखा था फुल लोड टॉर्क की, फुल लोड टॉर्क भी हमने डिराइव की थी। सी दिस, पावर इज इक्वल टू ओमेगा टी, और बेसिकली पावर जो एयर के पावर वो क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू R2-S, ये हम देख चुके थे। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, और I2 को हमने क्या लिखा था, दिस से। तो कोई नई चीज में इक्वेशन नहीं ला रहा, तो देखो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये पर फेज चल रहा है सारा कुछ है ना, पर फेज। 3 फेज के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मैंने सारी जो टॉर्क बताई थी वो पर फेज बताई थी। 3 के लिए कंफ्यूज मत होना, सिर्फ यहाँ पे 3 गुना आ जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अगर आपको 3 फेज पावर टॉर्क पूछे तो ये पर फेज थी, इंटू 3 करना है बस। ओके, तो ये पर फेज डिस्कस कर रहे हैं अपन, 1/ओमेगा C आई स्क्वायर इंटू R2-S होता है। दिस इज माई फुल लोड टॉर्क, और एस को मैंने SFL लिखा है क्योंकि फुल लोड स्लिप माना है, इसको नोट किया है। और IFL मेरा फुल लोड करंट जो कि मेरा कम होता है 1 एम्पियर। और ये दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आप क्या करते हो, मैंने बताया स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आपको S इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो पुट कर दो S इज इक्वल टू 1। ठीक, ओके, TS इज इक्वल टू 1/ओमेगा IS का स्क्वायर इंटू R2-S होता है। तो यहाँ पे SFL मैंने 1 पुट कर दिया, ये स्लिप मेरी 1 हो जाती है स्टार्टिंग में। अब ये इक्वेशंस को मैं ऊपर नीचे आपस में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर A। इसको भी ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर A और B हम सारे जो मेथड्स हैं इनकी कंपेयर करेंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर A में देखा व्हाट इज TS इज द स्टार्टिंग टॉर्क एंड TFL इज माय फुल लोड टॉर्क। और स्टार्टिंग टॉर्क मुझे ज्यादा चाहिए, है ना, लेकिन कम मिलती है क्योंकि भाई हमने वोल्टेज रिड्यूस किया। देखते हैं, तो ये देखा आपने IS/IFL डिवाइडेड का होल स्क्वायर इंटू SFL। IFL क्या है, मेरा फुल लोड करंट जो कि कम होता है, और IS जो मेरा क्या है, करंट जिसको हमें कम करना है, कि हाँ IS स्टार्टिंग करंट जो कि ज्यादा होता है। ISC, इसको हम IS भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना ना, शॉर्ट सर्किट करंट ISC जो है, मैं स्टार्टिंग में करंट फ्लो है वही IS है मेरा। तो ये इक्वेशन नंबर A और B आपको समझ में है कैसे किया मैंने। ठीक है, अब ये सारी इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस मुझे ये इन मेथड्स के निकालनी है। ठीक है, तो पहला मेथड है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। ये मैं लेबोरेटरी में बता चुका हूं कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ लो रेटिंग मशीन्स का, मोटर्स का ही के लिए एम्प्लॉयड है। लो रेटिंग कौन सी, बिलो 7.5 किलोवाट। क्यों, डायरेक्ट ऑनलाइन में कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जैसे पंखे को चालू कर रहे हो ना डायरेक्ट ऑनलाइन, ये डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड ही है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड ही है। बट इसके अंदर हम हाई करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये छोटी मशीन है, जैसे मिक्सी हुई आपकी, जैसे आप ऑन करते हो विद इन सेकेंड ये अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर लेती है। ऐसा नहीं है कि भाई 1 मिनट लगाती है, 2 मिनट लगाती है, अगर मिक्सी की बात करें तो, है ना। ये सब सिंगल फेज है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैं सिर्फ इनका एग्जांपल ये दे रहा हूँ ताकि ये आप 3 फेज के साथ कनेक्ट कर सको, ये 3 फेज नहीं है ना। सिंगल फेज का जो स्टार्टिंग मेथड्स हैं वो हम अलग पढ़ेंगे, अलग है ना, वो जो 4th यूनिट है अपना। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज दिस टाइप ऑफ मोटर, जैसे आपने मिक्सी को ऑन किया तुरंत चल गई, तो जो करंट स्टार्टिंग में ज्यादा करंट फ्लो करे, एक तो पहली बात तो लो रेटिंग मशीन है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो ऑलरेडी कम होगा, बट फुल लोड करंट ऑलरेडी कम होगा। बट अगर आपका सपोज फॉर एग्जांपल ऑन करते ही तुरंत जितनी स्पीड अटेंड कर ली, तो ये करंट फ्लो करेगा, ये सपोज 1 मिली सेकेंड के लिए फ्लो, 1 मिली सेकेंड के लिए फ्लो किया, तो वो इतना अपनी वाइंडिंग को, जो भी मोटर को नुकसान नहीं करेगा तुरंत, मतलब तुरंत उसने इतनी स्पीड अटेंड कर ली। तो जैसे ही स्पीड अटेंड कर ली तो अपने आप स्लिप क्या हो गई,
स्लिप अपनी कम हो गई, स्लिप कम हो गई तो वोल्टेज जो उसके अक्रॉस रोटर पर लग रही है वो भी मेरी कम लगेगी और मेरा करंट क्या होगा, कम लगेगा। So this direct online starting will be applied for small letting machines, not more than 7.5 kilowatts, which accelerates very quickly due to their small size and inertia of the rotor. So no voltage varied, कोई no voltage varied करने की जरूरत भी नहीं है। So but rated voltage applied as the slip is 1, the motor draws high current, but it is transient current, मतलब बहुत मिली सेकेंड्स के लिए, है ना, माइक्रो सेकेंड्स के लिए। So also called as inrush current बिकॉज इट एग्जिस्ट फॉर ए स्मॉल टाइम। अब यही करंट बड़ी मशीन्स के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए फ्लो करता है। कई मशीन्स को तो सपोज 15 मिनट लग जाती है हैवी मशीन्स को चालू करने के लिए, तो 15 मिनट तक इतना हैवी करंट फ्लो करता जाएगा, एक तो हाई रेटिंग और ऊपर से हाई वोल्टेज, तो उसको ही हमें अवॉइड करना है। तो स्मॉल रेटिंग मशीन्स के लिए कोई वाली दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई से ऑन कर दो, है ना। तो as the motor accelerates quickly, slip becomes rated to 1 to 3% और बाद में वोल्टेज कम हो जाती है और हमारा ट्रांजिएंट करंट कम लगता है। So these motors are specifically designed to withstand transient current of high value। मतलब जो इंस्टेंट करंट, इनवर्स करंट एक साथ बढ़ रहा है थोड़ी देर के लिए, उनको डिजाइन की जाती है, ऐसी बात है। अब देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, टी एस टेबल अपॉन दिस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन ए क्या लिखा है, टी एस डी ओएल का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क इन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट मेथड डिवाइडेड बाय टी एफ एल दिस इनटू एस एफ एल। ये सारे मेथड को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड से कैसे कम हुआ हमारा। तो आई एस सी का होल स्क्वायर अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर, ये ठीक है। आई एस सी, ये सेम इक्वेशन वही रहेगी हमारी, चेंज नहीं होने वाली डायरेक्ट ऑनलाइन में, है ना, जो ये इक्वेशन है, क्योंकि हमने कुछ मेथड्स तो लगाए नहीं इसके अंदर, डायरेक्ट ऑनलाइन किया मैंने। ओके नाउ अब इस फिगर में आओ, ये राइट साइड यहाँ पे इसको देखो। सपोज दिस इज माय स्टेटर कंडक्टर। ये स्टार और डेल्टा आपको याद होगा, हम दो तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं 3 फेज की। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ ताकि यहाँ पे हमारे जो मेथड्स हैं उसमें काम आएगा इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लेट मी एनलार्ज दिस, इसको समझना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली, ओके। ये कैसी सप्लाई, कैसा वाइंडिंग है मेरी, स्टेटर कनेक्टेड की बात कर रहा हूँ ना, स्टेटर की कैसा है, डेल्टा कनेक्टेड है। ओके, मैंने सप्लाई वोल्टेज दी V1, V1 रेटेड। अब आप जानते हो डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होती है ना, ठीक है। तो आई एस डेल्टा का मतलब होता है स्टार्टिंग करंट इन डेल्टा कनेक्टेड, है ना। आई एस डेल्टा विल बी के क्रॉस कितनी वोल्टेज लगी, V1 ही लग रही है, V1 डिवाइडेड बाय ZSC। क्या मैंने पर फेज है, मैंने देखो ZSC मेरा यही है सीधे, और ये मेरा क्या है, एक 3 वाइंडिंग्स है तो एक वाइंडिंग का लिया मैंने ZSC। अगर ऐसे अगर स्टार होगा तो इट विल बी ZSC, इसका ये भी ZSC, ये भी ZSC, ये भी ZSC। ओके, डेल्टा भी होगा तो ऐसे एक ब्रांच का ZSC है, तो ये पर फेज है, ठीक है ना। ये बताना चाह रहा था। तो ये ZSC है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करोगा वो कौन सा होगा, आई एस डेल्टा, स्टार्टिंग करंट इन डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग, दैट विल बी V1 डिवाइडेड बाय ZSC। और यही क्या है मेरा स्टार्टिंग करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, है ना। अब इससे कंपेयर करने वाले हैं हम, ध्यान रखना। तो पहला मेथड स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग और रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग और इम्पिडेंस स्टार्टिंग। पहला वाला कौन सा है, मुझे इंड्यूस वोल्टेज E2 को कम करना है। कौन सा, इसको E2 को कम करना है। E2 को कम करने के लिए मुझे सप्लाइड वोल्टेज है उसको कम करना पड़ेगा। तो इसको कम करने के तरीके कैसे करोगे आप, है ना, रेजिस्टेंस ऐड करके, है ना। स्टेटर में रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो, वही किया है, ठीक है। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग सीधे, ये दो, ये मेरा रोटर है। रोटर को हम चेंज कर ही नहीं सकते, शॉर्ट सर्किट बार है, हमें को तो सिर्फ स्टेटर साइड चेंज करना है, ध्यान रखना। और ये सारे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के मेथड्स हैं। ओके, तो ये मेरी जो मैंने वाइंडिंग ली है स्टेटर की वो है मेरी स्टार कनेक्टेड। ओके, सपोज ये V1 वोल्टेज है, दिस इज माय सप्लाइड वोल्टेज, ढंग से देखना। अभी मैंने ये रियोस्टेट नहीं लगा रखे, है ना, रियोस्टेट नहीं, तो ये V1 वोल्टेज लग रही है। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज लग रही है, लाइन वोल्टेज V1।
और इसके पास कितनी पहुंच रही है, V1/√3, कोई दिक्कत नहीं पहले। ओके, पर फेज वोल्टेज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज मैंने स्टेटर के अंदर यहाँ पे वोल्टेज, मुझे स्टेटर के कंडक्टर्स में रिड्यूस वोल्टेज लगानी है, क्योंकि रिड्यूस वोल्टेज लगाएगी तो रिड्यूस फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, और वही फ्लक्स इसमें रिड्यूस इंड्यूस वोल्टेज E2 को कम करेगी, ये ध्यान रखना। तो वो कैसे कर रहे हो आप, ओके रियोस्टेट, ये रियोस्टेट आप जानते हो, रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। ये सप्लाइड वोल्टेज, सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, ओके रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं, तो ये मैक्सिमम पे अलाउड है, तो जितनी वोल्टेज V1 है वो वहाँ पे, यहाँ पे V1 लग जाएगी। बट सपोज ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के मिडल में लगा हुआ है ना, जितना भी लगा हुआ है मिडल में लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे 400 वोल्ट लग रही है, इसका मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल से अगर आपको याद है सर्किट में, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज लगेगी, 200 वोल्ट लगेगी। यानी वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये किस पोजीशन पे कनेक्टेड है, रियोस्टेट कितना वेरी कर रहे हो। ओके, तो हमने मान लिया कि कितना वेरी कर रहे हैं, एक्स परसेंटेज ऑफ दैट। तो जो वोल्टेज मिलेगी मुझे, वो मिलेगी X(V1). एक्स मेरा कुछ भी हो सकता है, सपोज एक्स अगर मिडल में है तो हाफ हो सकता है, हाफ मतलब इसका आधा कर रहे हैं, 1/4 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है, और अगर रेजिस्टेंस का पूरा हटा दूं, फुल पे कनेक्ट कर दूं, तो ये 1 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू समझ में। व्हाट इज एक्स, एक्स समझ में आ गया, फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज है ना, रेशियो ऑफ दैट। तो ये है मेरा कौन सा, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। ओके, बट इसके साथ दिक्कत है, अब ऑब्वियसली है, ये वोल्टेज मेरी अगर 400 वोल्ट है, मैंने आधे पे कर दिया है, 400 वोल्ट है, तो मुझे यहाँ पे 200 वोल्ट मिलेगी। तो अगर मैं बात करूँ इन वाइंडिंग पे कितनी लाइन वोल्टेज लग रही है, 200 वोल्ट लग रही है, और पहले कितनी लग रही थी, 400 वोल्ट। तो ऑब्वियस है मेरी इंड्यूस वोल्टेज 200 वोल्ट के अंदर कम हो जाएगी, और मेरा स्टार्टिंग के अंदर, सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर। और जैसे ये मोटर रन करने लग जाए, तो आप इसको एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 1, यानी इसको मैक्सिमम, रियोस्टेट को मैक्सिमम पे ला दो, ताकि कोई रेजिस्टेंस में लगे। बट इसके अंदर क्या डिसएडवांटेज है, पहली, एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, दूसरा, अब मुझे बताओ, रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो इनडायरेक्टली, आप क्या कर रहे हो, स्टेटर की वाइंडिंग के अंदर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो, तो I2R लॉसेस नहीं बढ़ेंगे, कॉपर लॉसेस नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, दूसरा, ये अभी इन मेथड में सबसे जो कॉस्ट है, कॉस्ट तो बढ़ेगी ऑब्वियसली पहले से, लेकिन जो बाकी जो मेथड्स हैं उसमें और ज्यादा मेथोडोलॉजीज और ज्यादा टेक्निक यूज है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा और बढ़ जाती है। तो इस मेथड की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, वो ये है, सिंपल वे विच नीड्स लेस कॉस्ट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लो एफिशिएंट मेथड ड्यू टू लॉसेस इन द रेजिस्टेंस, तो बाय इंक्रीजिंग द स्टेटर रेजिस्टेंस वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, कॉन्सिक्वेंटली स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस्ड। अब IS मेरा क्या था, अगर आपको याद आ रहा है, IS था मेरा स्टार्टिंग करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। बट अब मेरी वोल्टेज V1 नहीं रही, मेरी वोल्टेज कितनी लग रही है, X(V1) लग रही है। ओके, समझ सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B ऊपर वाली से, X(V1)/ZS। तो अब मुझे बताओ कि भाई X(V1) अपॉन, अब इस क्वांटिटी को हम क्या कह सकते हैं, V1/ZSC को हम क्या लिख सकते हैं, ISC। ये तो थी हमारी, सीधे, इसलिए मैं इसको ऊपर लिया V/ZSC। बट यहाँ पे इस मेथड में V/ZSC नहीं लग रहा, X(VSC) लग रहा है, यानी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा स्टार्टिंग करंट, वो क्या होगा, स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाएगा, कैसे, X(ISC), और X की वैल्यू 1 से कम ही है, ध्यान रखना, 1 से ज्यादा हो जाएगी तो स्टार्टिंग करंट ज्यादा होगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन है। तो सपोज हाफ है, तो करंट मेरा स्टार्टिंग करंट में हाफ ऑफ फुल लोड करंट हो जाएगा, है ना, 1/8 है तो 1/8 हो जाएगा। तो आपने देखा X(ISC) और ISC करंट किसमें फ्लो कर रहा था, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड में। तो जो स्टार्टिंग करंट है वो मेरा क्या होगा, X टाइम्स ऑफ IS डेल्टा होगा। अब इक्वेशन मेरी टॉर्क इक्वेशन आप डिस्कस देखो, दिस वाज द इक्वेशन, ये तो मेरा स्टार्टिंग करंट तो ऑब्वियसली कम हो गया, ठीक है, बट आपने देखा X टाइम्स कम हुआ, देखना क्या हुआ है, सपोज मेरा स्टार्टिंग करंट हाफ है ना, ओके सॉरी, फ्रैक्शन X है मेरा हाफ है, तो आधा करंट हो गया, आधा कम हो गया, पहले 100 एम्पियर फ्लो कर रहा था सपोज एग्जांपल पे, अब स्टार्टिंग में 50 एम्पियर फ्लो कर रहा था, और फुल लोड करंट मेरा सपोज 10 एम्पियर ही है ना, तो अब 50 एम्पियर करंट मेरा कम हो गया और 50 एम्पियर फ्लो कर रहा है सपोज। टॉर्क पे देखते हैं क्या हुआ, टॉर्क का फॉर्मूला ये हमने डिराइव किया था, स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड दिस IS की वैल्यू क्या हो गई, X(ISC) पुट करो, तो X² बाहर आ गया, दिस वाज द इक्वेशन फॉर स्टार्टिंग किसके अंदर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के अंदर, सेम।
बट एक फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो अगर इसमें एक्स की वैल्यू हाफ थी तो इसमें क्या हो जाएगी, वन वन हाफ का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, यानी टॉर्क भी कम हो गई, लेकिन 1/4 दुगना, मतलब जो करंट किया उसकी दुगनी रेट से कम हो गई। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्टार्टिंग टॉर्क मेरी बहुत कम लगी। हम चाहते तो ये हैं कि भाई करंट तो कम हो जाए बट स्टार्टिंग टॉर्क मेरी कम ना हो, बट इस मेथड के अंदर तो बहुत कम हो गई, एक्स स्क्वायर टाइम्स कम हो गई। ओके, तो करंट मेरा एक्स टाइम्स कम हो रहा है, तो इसका डिसएडवांटेज है कि मेरी जो स्टार्टिंग टॉर्क होगी वो बहुत कम लगेगी, मेरी मशीन चालू करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, धीरे धीरे। So this is the disadvantage of this stator resistance starting or reduce voltage starting और impedance starting। समझ में आ गया होगा आपको। Now next, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। ऑटो ट्रांसफॉर्मर अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा था, है ना, एक ही वाइंडिंग होती थी, दिस वाज आवर प्राइमरी वाइंडिंग, और ये दूसरी वाइंडिंग के बीच में से कहीं ले लेते, तो ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी एक वाइंडिंग ही मेरी प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होता था वो दोनों प्रिंसिपल से होता था, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ठीक है ना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये आप जानते हो। ओके सर। हाँ बताओ। सर वो जो अभी स्टार्टिंग टॉर्क पे हमने निकाला था वो हाँ वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग ये बोले टॉर्क, ना, हाँ बताओ। सर इस टॉर्क पे अगर हम कोई भी मोटर को या स्टार्ट करेंगे तो मतलब अपने जो मतलब मैक्सिमम स्पीड हो तो वो कभी गेन नहीं ना कर पाएगा फिर। नहीं कर लेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। सपोज अभी पंखा आपका चल रहा है, कितनी देर बाद में आपने सपोज किया है, तो लगभग 1 मिनट के बाद में वो कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेगा, यस। है ना। ऐसा ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर नहीं होता, लेकिन अब देखना, उसका एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब अगर सपोज इस पंखे को मैंने इस मेथड से चालू किया, पहले मेथड मैंने यस। पहले जो पंखे को कौन से मेथड से चालू किया, डायरेक्ट ड्यूल से मेथड से, सही कह रहा हूँ। अब ड्यूअल मेथड से जब मैंने चालू किया तो 1 मिनट में वो अपनी स्पीड अटेंड कर गया। ओके, अब मैंने जब पंखे को इस मेथड से चालू किया तो मेरा, और ड्यूअल से स्टार्ट किया, तब मेरा स्टार्टिंग करंट था सपोज 100 एम्पियर, मैंने क्या बताया, ठीक है। बट मैं करंट को रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो मैंने स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड से स्टार्ट किया और करंट मेरा रिड्यूस हो गया। सपोज एक्स की वैल्यू मैंने हाफ रखी है, आप चेंज भी कर सकते हो कितना, है ना। हाफ रखिए तो करंट कितना हुआ, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। 50 एम्पियर स्टार्टिंग में, तो करंट तो रिड्यूस हो गया। अब टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क भी रिड्यूस हो गई, टॉर्क हाफ नहीं 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो गई, यानी हाँ। तो अब क्या, पंखा पहले 1 मिनट में अटेंड कर रहा था, अब सपोज इसको लग गई 5 मिनट, और 4 या 5 मिनट जो भी है ना, ठीक है, कैलकुलेशन। तो यानी वो अटेंड तो करेगा लेकिन ज्यादा टाइम लग रही है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड। अब मुझे इसी को तो कम करना है ना, कि भाई ऐसा नहीं हो कि यार इसमें भी जितना जितना करंट रिड्यूस हो रहा है उतना ही टॉर्क रिड्यूस हो तो चल जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में देखो, दिस दिस इज अवर स्टेटर वाइंडिंग सेम, और इसके अंदर हमारा कौन सा लॉसेस हो रहे थे, लॉसेस हो रहे थे, रजिस्टिव लॉसेस हो रहे थे, ठीक है। इसको हमें रिड्यूस करना है। तो अब देखो, ये इसका जो प्राइमरी साइड है, सप्लाई वोल्टेज में सब जो स्टेटर की है, मैं डायरेक्ट सप्लाई में ना देके किस में दे रहा हूँ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के, 3 फेज सप्लाई है ना इसलिए। ओके, और ये एक्स एक्स कहाँ पे, टेपिंग्स हैं, कितने कितने परसेंटेज पे आप टैपिंग देख रहे हो, सेकेंडरी। सो दिस इज माय सेकेंडरी वोल्टेज, दिस इज माय प्राइमरी वोल्टेज। तो यानी मैंने स्टेटर और वोल्टेज के जो सप्लाई वोल्टेज के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अब इसका क्या फायदा हो रहा है, इसका सबसे पहले फायदा क्या हो रहा है, ये फायदा हो रहा है कि पहली बात तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मेरे कॉपर लॉसेस नहीं होंगे, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये। ओके, अब देखते हैं क्या हो रहा है आगे। टैपिंग एक्स क्या, मेरी टैपिंग, परसेंटेज ऑफ टैपिंग, ये सारे। तो बाई मैं इस टैपिंग को एडजस्ट करके यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस कर सकता हूँ, है ना। ये देख, आप जानते हो भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर, अगर ये मेरी V1 वोल्टेज है या नंबर ऑफ टर्न्स N1 है ये वाला, और ये N2 है, तो आप जानते हो ये V1 है, ये V2 है, तो ये पढ़ चुके हो, V1/V2 इज N1/N2। ये ट्रांसफॉर्मर में जानते हो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले रहा हूं मैं। और ये N1/N2 ही क्या है, परसेंटेज, कितना टैपिंग कर रहे हो। ओके, तो आप इसकी ये टैपिंग को चेंज करके यहाँ पे वोल्टेज को ले सकते हो। और ये नो डाउट, ये हमने जो सेकेंडरी वोल्टेज है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, स्टेप डाउन होगी, ऑब्वियसली स्टेप डाउन होगी, स्टेप डाउन कर रहे हैं हम। यहाँ पे 400 वोल्ट है, तो टैपिंग मैंने सपोज हाफ रखी है, सपोज एक्स की वैल्यू हाफ ही रखी है, नंबर ऑफ टर्न जस्ट हाफ है, तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज कितनी मिलेगी, 200 मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज मिल रही है वो मिल रही है एक्स ऑफ V1,
है ना, वेयर एक्स इज द परसेंटेज ऑफ टैपिंग, वोल्टेज डिवीजन रूल ले लो चाहे कैसे भी ले लो, ठीक है, एक्स ऑफ V1। अब मुझे बताओ स्टेटर की वाइंडिंग पे कितनी वोल्टेज पहुंच रही है, एक्स ऑफ V1। ओके V1। ओके, अब वोल्टेज रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर स्टार्टिंग करंट सपोज IS फ्लो कर रहा है, तो वो देखते हैं कितना फ्लो कर रहा है ना, उस कॉन्सेप्ट से। अब आप देखना, लेट मी शो दिस। तो IS स्टार्टिंग करंट क्या होगा, वही वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। तो वोल्टेज मेरी क्या है, V1 की जगह क्या हो गई, एक्स ऑफ V1 हो गई, टैपिंग है एक्स, तो ऑब्वियसली एक्स ऑफ ISC हो गया, है ना, एक्स ऑफ ISC। वही सेम मैंने स्टेटर रेजिस्टेंस के अंदर देखा था। अब एक्स ऑफ ISC मैं कहां पुट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में, यहाँ पे IS था ना, IS की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स ऑफ ISC, ठीक है, समझना इसको। एक्स ऑफ ISC मैंने जैसे पुट किया तो ये इक्वेशन, और एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, और ISC स्क्वायर अपॉन IFL SFL, ये किसका टॉर्क था, SDL, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ दिस फ्रॉम ड्यूअल मेथड। यानी मेरी जो टॉर्क हो रही है वो रिड्यूस हो रही है एक्स स्क्वायर से, सेम जो स्टेटर रेजिस्टेंस के अंदर, इसमें टॉर्क में कोई चेंज नहीं आ रहा एक्स स्क्वायर में। अगर सपोज एक्स की वैल्यू इसकी में मैंने हाफ रखी है, तो इसमें भी हाफ है, तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो सेम आ रही है, यानी टॉर्क मेरी 1/4 टाइम्स ही रिड्यूस हो रही है। बट करंट यहाँ पे कितना रिड्यूस हो रहा था, हाफ। अगर मेरा करंट भी 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाए भाई, और ये भी तो मैं मानता हूँ कि यार करंट मेरा 25 एम्पियर रिड्यूस हो गया यहाँ पे, बट ऐसा इस केस में नहीं हो रहा था, और साथ साथ में मेरा रजिस्टिव लॉसेस भी हो रहा था। बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में देखो आप, यहाँ पे इसके स्टेटर की वाइंडिंग के अंदर करंट कितना जा रहा है, एक्स ऑफ ISC जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे एक्स ऑफ ISC जा रहा है, ठीक है। अब ये लाइन से करंट कितना ले रहा है, लाइन से ड्रू एक्स ऑफ ISC ले रहा है। बट यहाँ देखते हैं हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है, कहाँ गया, एक मिनट, सॉरी, ओके। अब देखो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर की मैं बता रहा हूँ आपकी प्रिंसिपल, ये आप देख चुके हो फिर भी। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 होता है ना, किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मर एक्शन के अंदर, ये जानते हो आप। ओके, नाउ हमारा V1 क्या है, मेरी सप्लाई वोल्टेज, दिस इज आवर सप्लाई वोल्टेज V1। और V2 क्या है, मेरा वोल्टेज जो स्टेटर पे लग रहा है ना, ये मेरा V2 है। V2 कितना है मेरा, एक्स ऑफ V1 है यहाँ पे, ओके। और I2 मेरा क्या है, I2 करंट है मेरा जो स्टेटर वाइंडिंग के अंदर करंट जा रहा है, ये देखो I2, और I2 ही मेरा स्टार्टिंग करंट है, ओके। और I2 की वैल्यू कितनी है, एक्स ऑफ ISC है। और I1 करंट है मेरा सप्लाई से करंट, तो ये जानते हैं। तो V2 की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, एक्स ऑफ V1 पुट कर सकता हूं, और I2 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, एक्स ऑफ ISC, ये पुट करो, रीअरेंज करो। I1 की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर ऑफ ISC, यानी स्टार्टिंग का लाइन करंट है ना। तो भाई लाइन से तो करंट कितना ले रहा है, कम ही ड्रॉ कर रहा है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर के सॉरी स्टेटर वाइंडिंग के अंदर एक्स ऑफ ISC जा रहा है, बट हम लाइन से करंट ड्रॉ कम कर रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल आता है कई बार, ये ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे दो करंट है, कोई पूछे, क्योंकि इस वाले मेथड के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि यही लाइन करंट ही, यही जो स्टेटर के वाइंडिंग के अंदर जो करंट जा रहा है वही करंट हम सप्लाई से ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी बीच में, सेम सीरीज में। बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लग गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वजह से यहाँ पे एक्स ऑफ ISC वही सेम करंट तो जा रहा है ऊपर ऊपर, बट सप्लाई से एक्स स्क्वायर ऑफ ISC ले रहे हैं, है ना, और कम करंट ले रहे हैं सप्लाई से। ओके, कैसे, वो हमने देख लिया ट्रांसफॉर्मर एक्शन की वजह से, है ना, सी दिस। So this is the current drawn from the supply is x square of ISC। कई कई कंफ्यूज मत कर देना, कई न्यूमेरिकल में पूछते हैं व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड, तो x ऑफ ISC नहीं है, x ऑफ ISC तो किसके अंदर था, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के अंदर, बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर वाले के अंदर क्या था, x स्क्वायर ऑफ ISC। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया यहाँ। ओके, तो इस मेथड का एडवांटेज क्या है, एक तो भाई चलो एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि कॉपर लॉसेस और इसके वो रिड्यूस हो गए, बट हाई कॉस्ट हो गई, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर लग गया है। रेजिस्टेंस का तो क्या इजीली मिल जाता है, छोटा होता है, कम कॉस्टली होता है, बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर महंगा होता है, तो उसके कंपैरिजन में है एफिशिएंसी बढ़ गई बस। ओके, तो दिस इज आवर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड। ओके, जो नेक्स्ट मेथड है, ड्यूअल हो गया, स्टेटर रेजिस्टेंस हो गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया, लास्ट मेथड है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, वो है स्टार डेल्टा। ये सारे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के हैं। और कोई पूछे कि भाई आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को भी स्टार्ट कर सकते हो इनसे, हाँ कर सकता हूँ, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि वो स्क्वायरल के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बहुत रेयर
कंडीशन में यूज होती है जहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ये है मोस्ट एफिशिएंट मेथड जो कि हम यूज कर रहे हैं अभी प्रैक्टिकल इन मेथड में सब में। स्टार डेल्टा पहले समझो कि स्टार डेल्टा है क्या सीरीज। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि भाई ये आप जानते हो, लेट मी रेज दिस, स्टार और डेल्टा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा, वो आपको पता होना चाहिए कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं। ओके, सो दिस इज माय डेल्टा कनेक्शन। ये समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वोल्टेज है V, ठीक है, और ये स्टार्टिंग करंट है आई ए स्टार। अब मुझे बताओ V वोल्टेज मैंने दी तो फेज वोल्टेज कितनी मिली मुझे, रिड्यूस वोल्टेज मिली, V/√3 मिली है यहाँ पे। ओके, V/√3, मुझे अलग कलर लेना चाहिए। ओके, नाउ दिस, ठीक है, यहाँ पे मैंने 400 वोल्ट दिए सपोज, तो मुझे यहाँ पे 400/√3 मिली है। ये फायदा है स्टार के साथ, रिड्यूस वोल्टेज मिल रही है। तो अब ऑब्वियसली अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी वोल्टेज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना। और हम चाहते थे कि हमें, हमारा मेन एम क्या चल रहा है सारे मेथड्स में, वोल्टेज को रिड्यूस करना। कोयल के इंडक्शन मोटर के पास मेरे पास एक ही मेथड है कि वोल्टेज स्टार्टिंग में वोल्टेज को मैं रिड्यूस करूँ। ठीक है, तो अगर V/√3 लगी तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई एस वो क्या होगा, आई एस वो होगा V/√3 डिवाइडेड बाई ZSC। अब मुझे बताओ V/ZSC को हम क्या लिख सकते थे, ISC करंट, ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। तो अब करंट इसमें फ्लो क्या होगा, 1/√3 ऑफ ISC, यानी मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, नॉर्मली जितना करंट फ्लो करना चाहिए उसका 1/√3 टाइम, यानी कम हो गया करंट। ओके, अब डेल्टा में देखिए, अब डेल्टा में स्टार्टिंग करंट ये था, और वोल्टेज इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो देखो आप, V वोल्टेज इसके अक्रॉस लगी, तो V वोल्टेज इसके अक्रॉस लगी, तो वाइंडिंग के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, ISC, दैट विल बी V/ZSC। तो इसमें ISC करंट फ्लो कर रहा है, V/ZSC को ही तो हमने ISC कहा है। ठीक है, ISC करंट इसमें फ्लो कर रहा है, बट ये लाइन वोल्टेज से कितना फ्लो करेगा, √3 टाइम्स ऑफ ISC। ये आप देख चुके हो, फेज और लाइन करंट में क्या रिलेशनशिप है आप जानते हो। तो स्टार्टिंग करंट इन डेल्टा कनेक्टेड कितना है, √3 टाइम्स ऑफ ISC, और स्टार के अंदर कितना है, 1/√3 टाइम्स ऑफ ISC होता है। ये समझ में आ गया। तो अब मुझे बताइए, क्वेश्चन है आपसे, जब मैं मोटर को स्टार्ट करूं, ये मैं स्टेटर वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, है ना, रोटर की तो हम कुछ कर ही नहीं सकते अभी। तो स्टेटर में आप जब कर रहे हो तो आप मुझे बताइए कि आप, आपके लिए कौन सा फिजिबल हो, जब मैं मोटर को स्टार्ट कर रहा हूं, देखना स्टार्ट कर रहा हूं, तब आप स्टेटर वाइंडिंग का कैसा कनेक्शन चाहते हो, बताइए, स्टार होना चाहिए या डेल्टा होना चाहिए। पहली बात मुझे बताओ, एट स्टार्ट स्टार होना चाहिए, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो करंट है शॉर्ट सर्किट वो 1/√3 ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो रहा है। हमें कोई मेथड लगाने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिकली कम हो रही है क्योंकि रिड्यूस वोल्टेज मिल रही है। तो जब आप मोटर को स्टार्ट करो, आपकी इच्छा है कि जब मैं मोटर को स्टार्ट करूं तो मेरे पास वोल्टेज कितनी, मेरे पास जो जो वाइंडिंग हो वो कौन सी लग जाए। रनिंग कंडीशन में ज्यादा बेटर कौन सा है, रनिंग कंडीशन में बेटर कौन सा है, स्टार या फिर डेल्टा, स्टार या डेल्टा, बताओ। डेल्टा। डेल्टा क्यों होगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन में मुझे स्पीड ज्यादा चाहिए, है ना, अटेंड करे और वोल्टेज मैक्सिमम लगे। क्योंकि इसके अंदर स्टार के अंदर इसको आप रनिंग कंडीशन में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें तो हमेशा अगर ये परमानेंट लगा रह गया तो हमेशा कितनी वोल्टेज लगेगी, रिड्यूस वोल्टेज ही लगेगी, है ना, V/√3 57.7% वोल्टेज ही लग रही है। हम चाहते हैं फुल जब ये, एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा। हाँ फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा, वेरी गुड। तो फुल एफिशिएंसी के लिए तभी काम करेगा तो जब हमारा रनिंग कंडीशन में कैसा स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन कैसा हो जाए, डेल्टा। तो मतलब हमें एक ऐसा मेथड चाहिए कि मोटर ऑटोमेटिक, कि जब मोटर स्टार्ट हो तब तो स्टार कनेक्टेड स्टार्ट हो, बट जैसे ही वो अपनी कुछ देर बाद में पंखा कांस्टेंट स्पीड पे चलने लग जाए तो वो किस में कनेक्ट हो जाए, वाइंडिंग अपने आप ऑटोमेटिकली डेल्टा में, ठीक है ना। तो वो कनेक्शन, वो मेथड क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, सीरीज कनेक्शन। ओके, ये मेरा क्या है, सप्लाई, 3 फेज सप्लाई, और ये मेरी क्या है, स्टेटर वाइंडिंग की वाइंडिंग्स, है ना, A1 B1, और ये मेरा रोटर है फिक्स। तो ये जो स्विचिंग है वो मैं कर रहा हूँ किससे, ट्रिपल पोल थ्रो स्विच से। TPD स्विच लगा होता है स्टार डेल्टा के अंदर, वो क्या होता है वो देखते हैं। ये वाला स्विच हमेशा परमानेंटली क्लोज होता
है ना, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये ऑन होगा। अब इस सप्लाई में ये एक साइड ऑफ वाइंडिंग लगी होती है और दूसरी साइड ऑफ वाइंडिंग यहाँ पे स्विच में लगी होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे कैसा चाहिए, स्टार कनेक्टेड। तो ये जो ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच है, ये क्या करेगा, ये सपोज S1 स्विच तो हमेशा कनेक्टेड रहेगा, दिस इज S2 एंड दिस इज S3। अब ये स्विच जब मोटर स्टार्ट कर रही होगी तो वो किस पे कनेक्टेड होगा, S3 पे। ये देखो S3 पे मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से तो ओपन है, तो ये मेरी वाइंडिंग किस में कनेक्टेड हो गई, स्टार के अंदर। आप देख सकते हो, है ना, स्टार कनेक्शन कैसा होता है ऐसे। यानी उसमें क्या हो रहा है, ये A1 है सपोज फॉर एग्जांपल, और ये B1 है, ये C1 है। तो यानी इसके A2 B2 और C2 आपस में कनेक्टेड है। तो देखो B2 C2 और A2 आपस में जाके देखो, ये इनको शॉर्ट कर दिया यहाँ पे मैंने, कनेक्ट हो गए। तो ये कौन सा कनेक्शन हुआ, स्टार। तो यानी जब मोटर स्टार्ट होगी तो हमारा ट्रिपल पोल जो डबल स्विच है किस पे थ्रो करेगा, इस वाले पे, S3 पे। अब मोटर मैकेनिज्म हमने इसमें ऐसा रखा है, जब मोटर अपनी रनिंग कंडीशन में आ गई, फुल रोटर चलने लग गया, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद में यहां से हट के किस में आ जाएगा, इस पे। और ये कौन सा है, रनिंग कंडीशन डेल्टा। ओके, तो ये ध्यान रखना, A1 A2 C1 C2 B1 B2। तो ये दूसरा जो टर्मिनल है वो सारे इस तरफ इस स्विच पे कनेक्टेड है। ओके, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, A2 स्टार के अंदर A2 किससे कनेक्टेड होना चाहिए, B1 के साथ। तो ये इस पे कनेक्ट करेगा तो B1 के साथ। स्टार डेल्टा आप कनेक्शन जानते हो, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म इन स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, समझ में आया। ओके, तो इसके अंदर कैलकुलेशन कैलकुलेशन सिंपल है। IS हमें स्टार्ट किस में किया है, कितना करंट कम हो रहा है वो देखो, स्टार्ट हमने किया है स्टार में। और रनिंग कंडीशन अगर सपोज स्टार्ट करते डेल्टा कनेक्टेड में, तो क्या फर्क होता, IS डेल्टा जो करंट आ रहा है वो कितना आया, ISC/√3, फिर ISC/√3। और डेल्टा के अंदर जो करंट फ्लो करेगा स्टार्टिंग में वो √3 ISC, √3 ऑफ ISC। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/3, यानी स्टार के अंदर स्टार्टिंग जो करंट होगा दैट विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा, यानी 1/3 कम हो जाएगा। वही तो चाहते थे हम स्टार्टिंग के अंदर, है ना। और जो अपनी फुल लोड टॉर्क है वो देखो, वो क्या होगी, 1/3 से ही कम होगी ISC, क्योंकि आई स्टार्टिंग करंट क्या होगा, ISC/√3 है ये रहा। तो 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 होता है, ठीक है। तो TS दिस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड ही है, यहाँ पे x की जगह 1/3 आ गई। x जो टैपिंग है वो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3, ये x ही है। बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते आप। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप चेंज कर सकते हो टैपिंग को चेंज करके, ये x ही तो है ना, x² है, सॉरी यहाँ पे x² आ गया। या फिर इसको x ही ले लो, क्योंकि x ले लोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 है, तो करंट भी मेरा x 1/3 होगा। ओके, so this star delta starter is equivalent to auto transformer start with x की वैल्यू 1/√3, x की वैल्यू 1/√3 वहां पुट कर सकते हो तो वो 1/3 आएगी, ठीक है। सो दिस इज एन इनएक्सपेंसिव 2 स्टेप मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। ज्यादा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, एक ट्रिपल पोल डबल स्विच लगाना पड़ा बस, और वहां पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ा, ठीक है। सो द मोटर इज डिजाइन फॉर ए डेल्टा रनिंग कंडीशन, बट स्टार्टिंग जब फुल लोड लाइन हो, बट स्टार्टिंग के अंदर कैसा कनेक्टेड होगा, स्टार। So star delta is much cheaper than auto transformer starter and is commonly employed for both and small medium size motor, ठीक है ना, ये मेथड। तो ये सारे मेथड्स किसके थे, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, जिसमें हम रोटर की साइड को चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर हम क्या करते थे कि भाई आप विद द हेल्प ऑफ स्लिप्स हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं सीधे। दिस इज द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये हमारी क्या है, ब्रशेस लगे होते हैं, स्लिप रिंग्स लगी है, इस पे हम ये देखो ये कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग। तो जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर हमने आर एक्सटर्नल, सी दिस इज अवर रोटर सर्किट, रोटर का सर्किट था, स्लिप 1 पे R2'/S था, तो S की वैल्यू 1 हो गई, और ये एक्सटर्नल कनेक्ट कर दिया मैंने। तो दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन ईच फेज, ये पर फेज की बात करो तो इन ईच फेज ऑफ रोटर सर्किट एज सीन फ्रॉम द स्टेटर साइड, R' लिया है इसको मैंने,
और आर डैश कैसे होगा, आर डैश एक्सटर्नल क्या होगा, NE1/NE2 का स्क्वायर इंटू आर एक्सटर्नल। ये बता चुका हूँ मैं आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आर एक्सटर्नल इज एक्चुअल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। एक्चुअल रेजिस्टेंस तो ये होता है, बट स्टेटर साइड अगर आप देखोगे तो आर डैश आ जाएगा, तो हमको इसका जो टर्न्स रेशियो है, इफेक्टिव टर्न्स रेशियो, उसके साथ मल्टीप्लाई करने का स्क्वायर के साथ। ओके, ये आप जानते हो। तो अब इसके अंदर स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, ये हम इक्वेशन देख चुके हैं। दिस इज अवर I2 डैश का V1/√R2 डैश। अब यहाँ पे एक एक्सटर्नल आ जाएगा, आर एक्सटर्नल ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही किया मैंने, देखो सी दिस। अगर रेजिस्टेंस ऐड हो गया, इंपीडेंस इंक्रीज हो गया, इंपीडेंस इंक्रीज हो गया तो स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो हम कम करना चाहते थे, तो ये तो पर फेज था, ठीक है। ओके, अब टॉर्क की बात करें, टॉर्क ये सी दिस, ये मेरी टॉर्क है। तो यहाँ पे R2 डैश बाई एस के साथ प्लस में ऐड क्या हो जाएगा, आर एक्सटर्नल, और ये पर फेज थी, 3 फेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, यहाँ पे R2 डैश बाई एस था, तो यहाँ पे भी R2 डैश प्लस आर एक्सटर्नल होगा, है ना। ओके, तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क इज अचीव्ड, ठीक है। अब याद करो, मैंने कल की क्लास में बताया था मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कब अचीव की जाती है। स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या कंडीशन थी, R2 डैश इज इक्वल टू X2 डैश। अगर याद आया तो कल हमने डिराइव किया था, R2 डैश इज इक्वल टू X2 डैश मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन थी, देखो यही, ठीक है। और मुझे मैक्सिमम टॉर्क कब चाहिए, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग के अंदर स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1। तो एट स्टार्टिंग मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, जब R2 डैश किसके बराबर हो जाए, X2 डैश के बराबर। बट अब मैंने आर एक्सटर्नल ऐड कर दिया, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए आर एक्सटर्नल प्लस R2 डैश विल बी इक्वल टू X2 डैश, ये कंडीशन बन जाएगी। ये बनाई है मैंने यहाँ पे सीधे। लेट मी एनलार्ज दिस। ओके, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें कोई न्यूमेरिकल बहुत आते हैं कि कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करूं ताकि मुझे मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिले, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। तो सपोज ये X2 अपना 3 ओम था और R2 डैश अपनी ऑलरेडी 1 ओम थी, तो कितना ऐड करना चाहिए, 2, यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, और यहाँ पे TS मैक्सिमम और मैक्सिमम टॉर्क का भी हमने डिराइव किया था। मैक्सिमम टॉर्क हमने यहाँ पे डिराइव किया था, दैट वाज T max, दिस वाज T max इक्वल टू 1/2 ओमेगा सम इनटू V1 स्क्वायर अपॉन X2 डैश, है ना। तो वो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3 कितना हो जाएगा आपका, V स्क्वायर अपॉन X2 डैश, और ये 0.5, 2 टाइम्स ऑफ X2 हो जाएगा, क्योंकि X2 डैश बराबर ये तो था मैक्सिमम टॉर्क, 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, 0.5, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे। और 3 मेरी 3 फेज है, 1/2 को मैंने लिखा है 0.5। दिस इज द मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क इज अचीव्ड एट कौन सी कंडीशन पे, ये वाली कंडीशन पे। और कोई पूछे कितना मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है हमें, वो कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ओके, तो दिस वर आवर स्टार्टिंग मेथड्स, है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो लेट मी टेक योर अटेंडेंस, उसके बाद में आप मेरे से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो लेक्चर। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।